नमस्कार। सोचिए, एक कंपनी जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, अचानक उस पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर मतलब पारदर्शिता को लेकर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। तो क्या होगा? आज हम केन्स टेक्नोलॉजी के आसपास जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है ना, उसकी तह तक जाएंगे। मतलब जरा सोच कर देखिए। एक कंपनी जो इन्वेस्टर्स की फेवरेट थी, एकदम से उसके स्टॉक पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और ये सब हुआ बस एक एनालिस्ट रिपोर्ट के आने के बाद। रातों रात पूरा माहौल ही बदल गया और इन्वेस्टर्स के मन में एक टेंशन सी आ गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस प्रेशर के पीछे आखिर है क्या? आज हम सिर्फ फैक्ट्स चेक नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन से एक इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए। तो ये पूरा भूचाल शुरू कहाँ से हुआ? ये हुआ 3 दिसंबर 2025 को, जब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे में आग लगा दी और स्टॉक जबरदस्त नीचे गिरा। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे बॉस। रिपोर्ट ने 6 बड़े रेड फ्लैग्स उठाए, और ऐसे रेड फ्लैग्स जो किसी भी कंपनी की नींव हिला दें। मतलब अकाउंटिंग के तरीकों पर सवाल, ट्रांसपेरेंसी की कमी, और तो और छिपे हुए कर्ज की बात। इन सवालों ने सीधे सीधे कंपनी की फाइनेंशियल ईमानदारी पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग दावा पता है क्या था? कि कंपनी के जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, मतलब ऐसा कर्जा जो भविष्य में अचानक सिर पर आ सकता है, वो कंपनी की टोटल नेटवर्थ का 18% हो गया था। आप सोचिए, फाइनेंस की दुनिया में ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी या आकस्मिक देनदारी होती क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। फर्ज कीजिए आपने अपने किसी दोस्त के लोन की गारंटी दे दी। अब जब तक वो दोस्त अपनी ईएमआई भर रहा है, सब चंगा सी। लेकिन अगर वो कहीं चूका तो बैंक सीधा आपके पास आएगा पैसे मांगने। बस कंपनी के लिए ये गारंटी बिल्कुल वैसा ही एक पोटेंशियल कर्ज है। अभी नहीं है, पर आगे चलकर बन सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट ने एक और बम फोड़ा। दावा किया कि कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी उधार लेने की लागत, वो 17.7% है। 17.7%। ये नंबर इसलिए इतना चौंकाने वाला है क्योंकि इस इंडस्ट्री का एवरेज आमतौर पर 8 से 10% के बीच ही होता है। अब इतना बड़ा गैप जाहिर है कई सवाल तो खड़े करेगा ही। अच्छा, इतने सीरियस इल्जामों के बाद जाहिर है मार्केट को कंपनी के जवाब का इंतजार था। तो क्या केन्स टेक्नोलॉजी इन सवालों का ठीक से जवाब दे पाई? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और जानते हैं कि कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा। तो पहला आरोप था गुडविल की अकाउंटिंग को लेकर। इस पर कंपनी ने कहा कि भाई हमने तो सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही किया है। उनका कहना था कि इस क्रेमो को जब उन्होंने खरीदा तो उसके साथ जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वो सिर्फ गुडविल नहीं है, बल्कि एक इंटैंजिबल एसेट है। मतलब जैसे किसी कंपनी का ब्रांड नेम या उसकी रेप्यूटेशन होती है ना, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, बिल्कुल वैसे ही। और उनका कहना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 ऐसा करने की इजाजत देता है। अब आते हैं उस 18% वाली कंटिंजेंट लायबिलिटी पर। इस पर कंपनी का तर्क था कि देखो, जब आप तेजी से ग्रो करते हो तो ये उसकी एक कीमत होती है। ये जो गारंटीज हैं, ये उनकी सब्सिडरी कंपनियों के बड़े प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी थीं। तो उनके हिसाब से ये ग्रोथ का एक नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये एक दो-धारी तलवार ज़रूर है। अगर प्रोजेक्ट्स में कोई गड़बड़ हुई तो यही गारंटी एक बहुत बड़ा बोझ भी बन सकती है। और वो 17.7% की बोरोइंग कॉस्ट, उसका क्या? कंपनी ने कहा कि कोटक की कैलकुलेशन ही अधूरी थी। उन्होंने बिल डिस्काउंटिंग को तो गिना ही नहीं। बिल डिस्काउंटिंग आसान भाषा में समझें तो अपने बिल्स को बैंक से थोड़ा डिस्काउंट पर जल्दी कैश करा लेने का तरीका है। कंपनी का कहना है कि जब आप इसे भी शामिल करते हैं तो उनकी असली लागत सिर्फ 10% के आसपास आती है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के काफी करीब है। लेकिन एक मुद्दे पर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले मुद्दे पर, कंपनी ने साफ साफ अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि एक अनजाने में हुई चूक थी, मतलब गलती से हो गया, और उन्होंने वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये मानना एक बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के मामले में ऐसी एक भी गलती इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ने के लिए काफी होती है। तो ठीक है, हमने दोनों साइड की कहानी सुन ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर कहाँ पर साफ साफ गलती थी, कहाँ सिर्फ नजरिए का फर्क था, और अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा है। एक तरफ तो कंपनी ने एक गलती मान ली है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बाकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को डिफेंड किया है, ये कहते हुए कि ये सब ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में एक ईमानदार गलती थी, या कहानी में कुछ और भी है जो हमें नहीं दिख रहा।
अब अगर आगे की बात करें तो कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने का वादा किया है। इस चार्ट को देखिए जरा। कंपनी का टारगेट है कि वो अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को, जो अभी करीब 120 दिन का है, उसे FY28 तक 75 दिनों पर ले आएं। अगर वो ये कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। और इस पूरे हंगामे के बाद भी पता है क्या, मैनेजमेंट अपने पुराने बड़े बड़े टारगेट्स पर अभी भी कायम है। उन्होंने अपने $1 बिलियन रेवेन्यू और 50 से 60% सालाना ग्रोथ के गाइडेंस को फिर से कंफर्म किया है। ये कॉन्फिडेंस तो दिखाता है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये टारगेट्स अब भी रियलिस्टिक हैं? तो इन सारे फैक्ट्स, आरोपों और सफाई के बाद एक इन्वेस्टर या एक ऑब्जर्वर को क्या सोचना चाहिए? ये वाकई एक मुश्किल पहेली है। देखिए, इस सिचुएशन को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म ट्रेडर का नजरिया। वो शायद सोचेगा कि चलो, बुरी खबर का असर तो हो गया, अब स्टॉक यहां से रिकवर कर सकता है। लेकिन ये एक हाई रिस्क बेट है। वहीं दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करेगा और ये देखेगा कि कंपनी अपने वादे पूरे कर पाती है या नहीं, और इसके लिए अब और भी ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो आखिर में कोई भी फैसला लेने से पहले इन कुछ बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या पूरी की पूरी EMS इंडस्ट्री ही स्लो हो रही है, आपकी खुद की रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, और सबसे जरूरी, क्या मार्केट में इससे बेहतर और कम अनिश्चितता वाले मौके मौजूद हैं। ये वो सवाल हैं जो अपना खुद का रिसर्च करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब किसी कंपनी की हाई ग्रोथ वाली कहानी पर ट्रांसपेरेंसी के सवालिया बादल मंडराने लगें, तो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच वो सही बैलेंस कैसे ढूंढा जाए, इसका जवाब तो आखिर में हर किसी को अपने एनालिसिस और सूझबूझ से ही खोजना होगा। तो अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।